सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन जो होती है दे आर गवर्न्ड बाय सम लॉज। ठीक है, कोई रूल्स होंगे उनके, कोई लॉ होगा, बिना लॉ के तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। सो वो लॉ जो गवर्न करते हैं केमिकल रिएक्शन को, दोज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और वो 5 तरह के होते हैं, 5 लॉज, देयर आर 5 लॉज। कौन कौन से? नंबर 1, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक एक करके इनको अभी समझेंगे। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, करेंगे अभी इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, और पांचवा लॉ है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इसमें जो पहले 4 लॉ हैं ये मास रिलेशनशिप पर है, मास के ऊपर बेस्ड है, और जो 5वां लॉ है वो वॉल्यूम पर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 5वें लॉ में। तो एक एक करके अब इनको करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास किसका मेजर है? मेजर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इफ मास इज ए मेजर ऑफ मैटर, और हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मैटर जो है वो केमिकल रिएक्शंस में कंजर्व रहेगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई? रिएक्टेंट्स हो गए, मान लो R1 R2 रिएक्टेंट है और P1 P2 प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स का कुछ मास होगा, लेट अस से M1 मास इसका है, M2 इसका है। ठीक है, और लेट अस से MP1 इसका है, MP2 इसका है ना। सो रिएक्शन से पहले टोटल मास कितना था? M1 प्लस M2। रिएक्शन के बाद टोटल मास कितना हुआ? MP1 प्लस MP2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो ये पहले मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा, यानी कि M1 प्लस M2 will be equal to MP1 प्लस MP2। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इट इज सेइंग मैटर can neither be created or destroyed, nor can it be destroyed। सो या कोई भी रिएक्शन ले लो आप, उसमें जो रिएक्टेंट्स का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, राइट। और ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये लॉ है एनी चेंज, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, दोनों केस में दिस लॉ इज एप्लीकेबल। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मान लो आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आपने डाली आइस और ऊपर कॉर्क से इसको बंद कर दिया।
ठीक है, आइस है, आइस, ठीक है, आइस का बड़ा सा ब्लॉक डाल दिया और अब इसका वे किया, ठीक है, मान लो ये आता है W1, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने एक बर्नर लिया और इस आइस को मेल्ट किया। आइस मेल्ट होने के बाद क्या बनेगी, फिजिकल चेंज है, आइस से वाटर बन जाएगी अगर हीट होगी तो, यही होगा, फिजिकल चेंज है ये, केमिकल चेंज तो नहीं है, ये वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहा है। अब वाटर बनने के बाद अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या आ गया, वाटर हो गया। अब इसका वे किया, कॉर्क बंद है, ठीक है, इसका वे किया, ये भी आपको W1 मिलेगा, ठीक है। सो इट्स दैट मीन्स ये क्या कहता है कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, फिजिकल चेंज होने के बाद भी वो मैटर जो है, मैटर की क्वांटिटी सेम रहेगी, ये कहता है, ठीक है। केमिकल केस में क्या लेते हैं, केमिकल का भी एक ले लेते हैं। एक ट्यूब है, ये एक्सपेरिमेंट किया था लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट था, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसमें, इसलिए प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहां पर इस तरह की इसने एक ट्यूब ली, ठीक है, एक पार्ट में इसने क्या किया, NaCl सॉल्यूशन डाल दिया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक पार्ट में इसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया और इसको कर दिया बंद, कॉर्क लगा दिया, ठीक है। अब इस ट्यूब को कहते हैं लैंडोल्ट ट्यूब, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसका वे किया, वेट किया, वे करने से लेटर से W1 आया इसमें, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको टिल्ट किया, टिल्ट करने से क्या होगा, सॉल्यूशन एक दूसरे में मिल जाएंगे। अब दो केमिकल्स हैं, NaCl, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, प्लस सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या जाएगा, क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl, ये इसके AgCl के प्रेसिपिटेट्स बने, सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है। अब इन दोनों का उसने वे किया, क्योंकि अब यही बचा ना ट्यूब में, तो इसका वे किया तो इसका भी सेम ही आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से दे डेमोन्स्ट्रेटेड कि भाई मैटर जो है वो कांस्टेंट है, हाँ, इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, वेदर द चेंज इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है, क्लियर। ये केमिकल चेंज वाला हो गया, ठीक है। अब ये शुरू में तो चलो ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ रिएक्शंस में थोड़ा सा डेविएशन पाया गया। डेविएशन क्या हुआ, मास ऑफ प्रोडक्ट्स वाज स्लाइटली लेसर, थोड़ा सा कम था, स्पेशली इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भाई आइंस्टाइन को याद करो, E = mc² कहा था आइंस्टाइन ने कहा था कि मास भई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या इन्होंने कहा कि ये जो मास कम हुआ, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना।
सो अब उन्होंने कहा, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया इस लॉ को, अब इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर दिया, कंबाइंड, कि कंबाइंड टुगेदर मास एंड एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे, मास प्लस एनर्जी विल बी कंबाइंड टुगेदर कांस्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी भी काउंट करनी है, मास भी काउंट करना है, दोनों मिलाकर इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो पहला लॉ हो गया, क्लियर। इसकी डेफिनेशन अगर हम बुक की डेफिनेशन देखेंगे तो ये, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, सेम जो भी हम देखें। ठीक है, क्लियर। सवालात करते हैं तो बड़ा सिंपल, इसके बेस के क्वेश्चन तो सिंपल प्लस माइनस के हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड रेजिड्यू क्या है, KCl। ठीक है, is left behind weighs 2.96 ग्राम। Show that these results illustrate the law of conservation of mass। शो कैसे करोगे भाई, इसमें क्या है, KClO3 को हीट किया, क्या किया इन्होंने, KClO3 था, इसको हीट किया, क्या निकला, KCl निकला भाई, KCl निकला और ऑक्सीजन निकला, यही हुआ। अब तुम चाहे तो इक्वेशन को बैलेंस करना हो कर लो, हाँ आके हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड है, पर कर लो चलो। ठीक है, यहाँ पर 2 कर लो, इधर 3 कर लो, इधर 2 कर लो, हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या कहता है, कितना था यहाँ पर टोटल 4.90 ग्राम, कितना बना ऑक्सीजन, कितना 1.92 और जो KCl था 1.92 ग्राम और ये 2.96। अब हमारा लॉ क्या कहता है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, 2.96 प्लस 1.92 8 4.88 ग्राम, थोड़ा सा फर्क है, 4.90 और 4.88 ग्राम। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, अभी हमने एरर भी बात की थी, एरर का पीछे किया ही था, तो इतना एरर हो सकता है, 0.02 ग्राम इस कोई खास फर्क नहीं है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यस, ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा ले लो, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसको ऐड किया CH3COOH में, इन दोनों को मिलाया। ठीक है, बेस और एसिड की रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेंगे और एक सॉल्ट भी बनेगा। ठीक है, सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2 प्लस CO2, यही होगा। भाई अब क्या बैलेंस नहीं कर रहा मैं इसको, यहाँ पर 4.2 ग्राम इसका लिया, ठीक है 10 ग्राम इसका लिया, टोटल कितना हो गया 14.2 ग्राम, 14.2 ग्राम हो गया, 2.2 ग्राम CO2 आ गई, और जो वो है वो पूरा बता रहा था। हाँ, और क्या कहता है रेजिड्यू, ये रेजिड्यू हो गया, अच्छा पूरा के पूरा ये रेजिड्यू हो गया, तो 12। ठीक है, ये कितना है 12, तो 12 प्लस 2.2 14.2 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज ओके, राइट। What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if law of conservation of mass is true? इसमें क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3, किससे रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड से NaCl से, क्या बनेगा, अभी हमने की थी ये रिएक्शन, तो सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और NaNO3 का सॉल्यूशन।
क्या दे रखा है, ये बताना है हमें व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये निकालना है x ग्राम। NaCl दे रखा है 5.85 ग्राम NaCl, 14.35 सिल्वर क्लोराइड और 8.5 सोडियम नाइट्रेट। तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया 22.85 ग्राम। ठीक है, अब x कितना हो गया 22.85 में से 5.85 माइनस कर दूंगा 17.0 ग्राम आ गया, तो ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिंपल। ठीक है, 6.3 ग्राम ऑफ NaCO3 is added to 15 ग्राम ऑफ CH3COH सॉल्यूशन, मतलब रिएक्टेंट्स का कितना हो गया मास 6.3 प्लस 15 इज इक्वल टू 21.3 ग्राम। प्रोडक्ट का कितना हो गया, रेजिड्यू का 18 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का x ग्राम। अच्छा वो सेम ही है। अब x क्या आ गया 21.3 माइनस 18 3.3 ग्राम। अब आते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में, इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड है वो इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जहां भी मिलेगा, वो जिन जिन एलिमेंट से बना है उन एलिमेंट्स का जो रेशियो है बाय मास वो हमेशा सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। चाहे वो कैसे भी बनाया जाए तो भी सेम रहेगा, चाहे वो कैसी ज्योग्राफी में पाया जाए तो भी सेम रहेगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारा वाटर है, H2O है। H2O को अगर तुम लेक से निकाल लो, रिवर से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, सेम H2O है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना रहेगा 2 ग्राम, अगर हाइड्रोजन है 16 ग्राम ये, तो 1:8 का रेशियो है, 1:8 बाई मास। सो 1:8 का रेशियो हमेशा रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, चाहे ये कहीं से भी निकला हो। ठीक है, या किसी भी ज्योग्राफी में हो, इंडिया में हो तो भी 1:8 वाला वाटर होगा, रशिया में हो तो 1:8 वाला होगा, यूएस में होगा तो 1:8 वाला होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी 1:8 वाला होगा, यही होगा, अलग तो नहीं मिलेगा वाटर। और किसी भी तरीके से बनाओ, है ना। तो यहां पर अगर हम इसी तरह से मान लो CO2 लेते हैं, CO2 को आप कैसे बना सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 आ जाएगा, यही आता है। कोल को अगर जलाएगा, बर्न करेगा तो भी CO2 बनेगा। मल्टीपल तरीके से जो भी CO2 बनेगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 12:32 होगा। ठीक है, सो यानी कि 3:8 होगा, तो ये रेशियो होगा इन एनी केस हर जगह पर। ठीक है, वाटर का 1:8 रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यही कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय मास टू फॉर्म ए पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। अब इसकी लिमिटेशंस हैं दो, इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है भाई, किस केस में ये सेम नहीं होगा, CO2 किस केस में सेम नहीं होगा, ये अगर किसी कोई एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन आइसोटोप्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन का 12 है, C12 है, C14 भी होता है, ये कार्बन का आइसोटोप होता है ना। तो अगर C14 वाला होगा तो उसमें क्या होगा, एक में तो 12:32 होगा, एक में 14:32 होगा, तो 3:8 एंड 7:16, ये अलग अलग रेशियो हो गई, लेकिन ओनली वेयर इट एग्जिस्ट इन आइसोटोप्स। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन है कि भाई रेशियो तो सेम होगी बट कंपाउंड में भी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मान लो
C2H5OH। इसका क्या है, ये एक तो ये अल्कोहल हो गया है ना, इथाइल अल्कोहल। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कीटोन हो गया। 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल है, ये कीटोन है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई रेशो तो सेम है इनकी, बट कंपाउंड ही अलग हो गया, वो तो सारे खेल ही अलग हो जाएगा फिर। ठीक है, डेफिनेशन इसकी ये है, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो सेम ही एलिमेंट होगा, वाटर में H और O ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट होंगे, और उनका जो रेशो होगा फिक्स प्रोपोर्शन ही रहेगा 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड में C और O ही होंगे और रेशो 3:8 रहेगा। ठीक है, तो सेम एलिमेंट एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब ये कहता है कि 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate. वे 2 तरीके से बता दिया। ये कहता है कि लेड और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो भी लेड पेरोक्साइड बना देंगे, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो भी आपका लेड पेरोक्साइड आ जाएगा। 2 अलग अलग तरीके से आएगा, लेकिन अभी हमने क्या कहा, कांस्टेंट कंपोजिशन है, रेशो सेम रहेगी चाहे कैसे भी बने। अब लेकिन सेकंड केस में इसने कहा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड इज 13.38%। यूज दिस डेटा टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है अगर ये PbO2, ये इसी की बात कर रहे हैं हम, ये बन रहा है, इनका रेशो जो है बाय मास सेम रहेगा। दोनों केस में हमने यही दिखाना है, दूसरे केस में तो दही रखा है ना। लेड कितना है? 6.488 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 1.002 ग्राम। टोटल कितना हुआ? 7.490 ग्राम। PbO2 में जब डायरेक्ट कंबाइन करते हैं तो 7.490 PbO2 है। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन कितनी है? 1.002 ग्राम। सो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? 1.002 डिवाइडेड बाई 7.490 इंटू 100, यही होगा। ठीक है, कितना आया? 13.377, यानी कि 13.38% लिख दो। सो इस तरीके से जो पहले तरीके से बना उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हुआ और लेड का कितना हुआ? 100 माइनस 13.38। दूसरे केस में इसने कहा कि 13.38 है। अच्छा, मैच हो गया। वे पहले केस में भी 13.38% ऑक्सीजन है, दूसरे केस में भी 13.38% ऑक्सीजन है। यही तो प्रूव करना था। कॉपर ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। जहां 3 मेथड से इसने कहा कि कॉपर ऑक्साइड बना है, तो तीनों में अब प्रूव करना है कि भैया ये इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। ये डेटा एक एक करके चलो। पहला क्या है? 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। 1.75 ग्राम ऑफ मेटल वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड एंड इग्नाइटिंग द रेजिडुअल कॉपर नाइट्रेट यील्डेड 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अंदर की कहानी सब बेकार है, हमें सिर्फ क्या देखना है, 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल क्या है इस केस में? कॉपर, और 2.919 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो पहले केस में क्या कह रहे हैं? कॉपर 1.75 ग्राम, 1.75 ग्राम कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड है हमारा 2.19। ठीक है, कितने परसेंट कॉपर है इसमें? कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है? Cu plus O2 कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऐसे ही बनता है कॉपर ऑक्साइड।
तो भैया ये दे रखा है तुम्हें, इसका दे रखा है, तो जो बैलेंस है वो इसका है, पर इसकी जरूरत नहीं ना हमें। निकालने को तो निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस इज दिस, भाई 0.44 ग्राम इसका होगा, 1.75 ग्राम इसका होगा, 2.19 ग्राम इसका होगा, बट वी डोंट नीड टू डू दिस। भाई टोटल 2.19 में 1.75 कॉपर है, तो कितना परसेंट है कॉपर का? 1.75 डिवाइडेड बाय 2.19 इंटू 100, यही परसेंटेज है, बताओ कितना हुआ? 79.9%। तो 79.9% कॉपर है इसमें। अब इतना ही बाकियों में भी होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब इसका बताओ, इसमें कितना है? 1.14, और ये बस ये देखना है कितना हुआ सेकंड में। 1.14 डिवाइड बाय 1.43 कितना हुआ? 79.72%। अब तीसरा ले लो, अब तीसरे का देखो, 1.45 डिवाइड बाय 1.83 इंटू 100, यह आ गया 79.23%। तो तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है, सो वी कैन से द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रिवेल्स। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल when treated with nitric acid followed by ignition of nitrate gave 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैसे करोगे? पहले केस में 2.16 डिवाइड बाय 2.70 इंटू 100, ये कॉपर आ गया परसेंटेज। दूसरे केस में क्या आ गया? 1.15 नहीं उल्टा है, 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 100, ये दोनों सेम है तो बिल्कुल सही है। पहले का 80 हो गया, ये भी 80% आ गया। नीचे आ जाओ, सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय, दो तरीके हैं, डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर वायर इन नाइट्रिक एसिड एंड एडिंग ब्ला 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 जो भी है, ठीक है, और वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 0.66। तो सिल्वर का परसेंटेज कितना हो गया? 0.5 डिवाइड बाय 0.66 इंटू 100 कितना आया? दूसरे में 1 ग्राम सिल्वर है और टोटल वेट 1.32 आया सिल्वर क्लोराइड का। दोनों सेम होने चाहिए। 75.75%, ये भी सेम आएगा 75.75%। तो यहां पर भी लॉ। अब तीसरे लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये क्या कहता है? लेट अस से कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2, ठीक है। व्हेन टू सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक 2 और मोर कंपाउंड्स, यहां पर C प्लस O2 CO भी बनाते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो C और O मिलकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं जब, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक 2 और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, देन masses of one of the elements bear simple ratio provided mass of the other element is fixed। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लो मैं कार्बन का मास फिक्स कर देता हूं, तो ऑक्सीजन का जो रेशो होगा यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में, वो सिंपल रेशो होगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से C और O2 का, इसी का ही केस लेते हैं, C कार्बन डाइऑक्साइड का केस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? 12 ग्राम कार्बन कितने से? 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलता है। C और O में कितना है? 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलता है। अब मैंने कार्बन का फिक्स कर दिया 12 दोनों केस में। मैं इसको 1 ग्राम भी कर सकता था, मैं 100 ग्राम भी कर सकता था, जितना मर्जी, ठीक है। तो अब ये 32 और ये 16, इनका रेशो सिंपल रेशो होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रहा है, 32 ग्राम सल्फर 48 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रहा है, 3 है ना। सो ये फिक्स हो गया। अब ये क्या हो गया? 32:48, 2:3 का रेशो हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एंड नाइट्रोजन कैसे कैसे ऑक्साइड बनाता है? NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। इस केस में नाइट्रोजन कितना है? 14,
ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 64, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 80। अब नाइट्रोजन को फिक्स कर दूं तो ये क्या होगा, सब में फिक्स है इसमें नहीं है, इसको अगर मैं 28 करता हूं तो ये 32 हो जाएगा। तो रेशो क्या होगी 32:16:48:64:80, ठीक है, 2:1:3:4:5, ये रेशो हो गई, सिंपल रेशो हो गई। अब उल्टा भी सही आएगा, अगर मैं ऑक्सीजन का फिक्स कर दूं तो नाइट्रोजन भी सेम मल्टीपल रेशो में होगा। हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है, किसी भी एक का फिक्स कर दूं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों केस में मान लो लेट अस से यहाँ पर मैं कार्बन की जगह ऑक्सीजन का फिक्स करता हूं, 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, इस केस में डबल कर देता हूं 24 ग्राम ये तो 32 ग्राम ये, तो किसको फिक्स कर दिया मैंने, ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया। अब ये 12 और 24 का रेशो आ गया, 1:2 का रेशो आ गया, यहां पे भी करोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। सो ये वही डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, when two elements combine to form two or more chemical compounds then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another, यही बताई थी, ठीक है, क्लियर। कार्बन is formed to form two oxides which contain 42.9% and 27.3% of carbon respectively. Show that these figures illustrate the law of multiple proportions. पहले केस में पहला ऑक्साइड, फर्स्ट टाइप का ऑक्साइड जो बना रहा है उसमें कार्बन कितना है 42.9%, ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्साइड बना रहा है ना, ऑक्सीजन कितना है, कितना बचा 57.3, टोटल 100 होगा ना, सेकंड केस में 27.3 और ये 72.7, भाई ये अगर भाई मास है ये परसेंटेज तो इतने ग्राम और इतने ग्राम भी कह सकता हूं, कार्बन को फिक्स कर लो, मान लो फर्स्ट केस में 1 ग्राम कार्बन 57.3 बाई 42.9 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है, ये ऑक्सीजन, अगर 1 ग्राम है कार्बन तो ऑक्सीजन कितना हुआ बताओ, 57.3 डिवाइड बाई 42.9, 1.33, ठीक है। सेकंड केस में कितना हुआ, 1 ग्राम कार्बन 72.7 डिवाइड बाई 27.3 ग्राम ऑक्सीजन, कितना आया 2.66। अब ऑक्सीजन यहां पर 1.33 और यहाँ 2.66, 1.33 is to 2.66, ये क्या आ गया 1:2 की रेशो, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड। Two oxides of a certain metal were separately heated in a current of hydrogen until constant weights were obtained. The water produced in each case was carefully collected and weighed. 2 gram of each oxide gave respectively 0.2517 gram and 0.4526 gram of water. Show that these results establish the law of multiple proportions. ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2 ऑक्साइड है मेटल के, ठीक है, हाइड्रोजन के करंट में उसको हीट किया गया और फिर उनको वे किया गया, ठीक है। अब यहां पर ऑक्साइड की बात ना करते हुए वाटर की बात कर रहा है ये हीरो, ये कह रहा है भैया वाटर प्रोड्यूस्ड इन ईच केस वाज केयरफुली कलेक्टेड एंड वेट, ठीक है, और जो ये वेट दिया है इसने, ये मास जो है ये वाटर का दिया है, वाटर से हमें क्या लेना है भाई, हमें अगर उसने हमें देखना है मेटल ऑक्साइड को देखना है तो हमें तो ऑक्सीजन का चाहिए था या मेटल का चाहिए था, तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो कैसे करेंगे, अब या तो मेटल का हो या ऑक्सीजन का हो, एक का तो दो। हाँ तो वाटर से किसी का कनेक्शन है ऑक्सीजन या मेटल का, ऑक्सीजन का है, वाटर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। H2O कितना होता है 18 ग्राम होता है इसका मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम,
सो 18 ग्राम वाटर में कितनी ऑक्सीजन होगी? 16 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। 0.2517 ग्राम वाटर में कितनी ऑक्सीजन होगी, कितने ग्राम होगी? 16/18 इंटू 0.2517 कितनी हुई? ये आ गया 0.2237 ग्राम, इतनी ऑक्सीजन होगी। और सेकंड केस में, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में क्या हुआ? 0.4526 ग्राम वाटर आया, उसमें कितनी हुई? 16/18 इंटू 0.4526 कितना आया? ये 0.4023 ग्राम, यही हुआ। ऑक्सीजन निकल गई, जो हमें टेंशन हो रही थी कि ऑक्सीजन कहां से लाएंगे। अब ये कह रहा है ऑक्साइड कितना है? 2 ग्राम ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा भाई? 2 ग्राम ऑक्साइड है, ठीक है। मेटल कितना हुआ पहले केस में? भाई ऑक्साइड टोटल कितना है? 2 ग्राम 2 ग्राम दोनों केस में। ऑक्सीजन हमने निकाल ली कितनी? 0.2237 ग्राम और 0.4023 ग्राम। ये है ना केस 1, केस 2। क्या करना है अब? मेटल कितनी हुई इसमें? भाई 2 में से ये घटा दोगे तो मेटल आएगी ना, तो ये आ गई 1.7763 ग्राम। और दूसरे केस में क्या आ गया? 1.5977। अब हमें एक का वेट फिक्स करना है, ठीक है। तो किसी का भी कर सकते हैं। हाँ, किसी का भी कर सकते हैं। लेट अस से 1 ग्राम मेटल है, ठीक है। और बाकी 1 ग्राम मेटल है तो ऑक्सीजन कितनी आ गई? 0.2237 अपॉन 1.7763, 0.1259। दूसरे केस में 1 ग्राम मेटल में कितनी होगी? 0.4023 डिवाइडेड बाई 1.5977 है, 0.2517। तो ये क्या हो गया? दोनों 1:2 की रेशो हो गई क्या नहीं हो गई? बस ये तो प्रूव करना था, 1:2 की रेशो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वैलिड है। 2 oxides of a metal contain 27.6% and 30% ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 27.6%। तो मेटल कितनी है? M स्टैंड्स फॉर मेटल, ये कोई भी मेटल हो सकता है। सो मेटल कितना हुआ? 72.4%। सेकेंड केस में क्या होगा? 30 ऑक्सीजन है तो 70 मेटल है, यही रेशो है बाई मास, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑक्साइड जो है वो M3O4 है, सेकेंड ऑक्साइड बताना है। भाई M3O4 में देखो, M3O4 में ये कंडीशन है फर्स्ट वाली, ठीक है। 72.4 लेट अस से ग्राम है, या कुछ भी ले लो, पार्ट कह लो, ठीक है। यूनिट्स कह लो, पार्ट्स कह लो। 72 पार्ट्स ऑफ M इज इक्वल टू 3 एटम्स ऑफ M, यही है। 3 एटम ऑफ M इज इक्वल टू 72.4। और दूसरे केस में कितने हैं? 70। तो 70 पार्ट्स कितने होंगे? विल बी इक्वल टू 3/72.4 इंटू 70। इतने एटम्स ऑफ M, 2.9 एटम्स हो गए। M के आ गए। इसी तरह से ऑक्सीजन के ले लो। ऑक्सीजन के क्या है? 27.6 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 एटम्स। 30 पार्ट्स कितने होंगे? 4/27.6 इंटू 30, 4.34।
4.34 एटम्स। सो नाउ M और O में क्या रेशियो आ गई? 2.9:4.34। अब 4.34 डिवाइड बाय 2.9 करो, कितना आता है? 1.49। अप्रोक्सीमेटली 1:1.5 कर दूं? 1.5 क्या है? 1:3/2। सो 2:3 की रेशियो आ गई। सो ये क्या है? M के 2 हैं और O के 3 हैं, तो सेकंड ऑक्साइड इज M2O3। सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझ, ठीक है? एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन एक रेशो में कंबाइन होंगे, ठीक है? अब मान लो एक यहां पर थर्ड एलिमेंट है। सो कार्बन और हाइड्रोजन एक रेशो में कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक रेशो में कंबाइन होंगे। अगर मैं इसका मास फिक्स कर दूं तो इनकी जो रेशो होगी, रेशो R1, और ये जो रेशो होगी, रेशो R2। हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो R1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो R2। सो आपस में इनकी रेशो क्या हो जाएगी भाई? हाइड्रोजन तो फिक्स कर दिया, मान लो मैंने हाइड्रोजन एक 1 पे फिक्स कर दिया, सो 1:2, और कार्बन आ जाता है लेटर से R1:1 आ गया, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है? और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया, R2:1। इसको मैंने फिक्स कर दिया सेम। तो कार्बन और ऑक्सीजन की क्या आ गई? R1:R2। तो यहां पर जो भी होगी रेशो, या तो ये और ये सेम होगी, या सिंपल मल्टीपल्स में होगी। मान लो अब कार्बन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन CH4 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ये क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, और ये आपस में CO2 बनाते हैं, ठीक है? यही है, ओके। अब कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोबारा से लिख रहा हूं यहां, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है? ये CO2 हो गया, ये H2O हो गया, और ये CH4 हो गया, ठीक है? 12 ग्राम कार्बन है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है CH4 में, ठीक है? यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब यहां पर ये और ये अलग अलग है, मुझे फिक्स करना है बराबर, एक कोई भी एक फिक्स करना है। तो इसको मैं 4 ग्राम कर दूं तो ये कितना हो गया? 32 ग्राम हो जाएगा, यही हो गया। तो ये फिक्स 4 ग्राम है, तो ये रेशो क्या आ गई? C और O की रेशो कितनी आ गई? 12 और 32, 12 यहां से और 32 यहां से, 3:8। और अगर हम CO2 में देखें, ये 12 है, ये 32 है, सो 3:8 हो गया, सेम रेशो है। तो मान लो भाई CO2 की जगह मान लो यहां CO होता, लेट अस से यहां पर CO होता, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां सेम होता, ठीक है? तो ये 12 ग्राम क्या बन, कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन, अगेन 2 ग्राम और 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसको मैं 4 करूंगा, सेम, ये तो सेम हो गया। यहां पर कितनी? 12:32, 3:8 की रेशो आ गई, यानी कि 3/8 की रेशो आ गई। अभी लेकिन इसमें तो सेम नहीं आएगी, ये 12 है, ये 16 है, 3:4 की रेशो है, ये 3/4 है, 3/4 लिख सकता हूं ना 3:4 को। तो अब क्या ये सेम है? नहीं, मैंने कहा था या तो सेम है या सिंपल मल्टीपल्स में होंगे। तो 3/4:3/8 क्या होता है? 2:1, सिंपल मल्टीपल्स में आ गए। जरूरी नहीं हाइड्रोजन को फिक्स करना है, तुम कार्बन को फिक्स कर लो तो सेम आएगा, तुम किसी को भी फिक्स कर सकते हो तीनों में से, ठीक है? ये डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C
is either the same or some simple multiple of ratios of masses in which A and B combine directly with each other. यही बात की हमने, यही बात की थी ना कि भाई रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of third element C. ये थर्ड एलिमेंट C है, ये A है, ये B है. रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B, इनका रेशियो, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है. जब ये अलग अलग एक फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया थर्ड को, इसको फिक्स कर दिया, तो जो ये रेशियो आई जो मैंने कहा R1 और R2, तो ये R1 is to R2 is either the same of this ratio or some simple multiple of this ratio. अगर ये रेशियो R3 है, ठीक है, तो R1 is to R2 will be either R3 or some simple multiple of R3. ठीक है. Ammonia contains 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. Water contains 88.90% of oxygen and 11.10% of hydrogen. Nitrogen trioxide contains 63.15% of oxygen and 36.85% of nitrogen. Show that these data illustrate the law of reciprocal proportions. अब यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है, 1, 2, 3, तीन कंपाउंड दिए हुए हैं. अमोनिया क्या होता है NH3, वाटर H2O, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3. अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? तीन ही एलिमेंट है, N, H और O. तो बना लो ट्राइंगल, किसी को भी फिक्स कर देने. ठीक. अब नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? ये NH3 बना रहे हैं, ये N2O3 बना रहे हैं और ये H2O बना रहे हैं. अब पहला केस क्या कहता है? अगर 17.65 ग्राम हाइड्रोजन है तो 82.35 ग्राम नाइट्रोजन है. यस और नो? ओके. अगर 88.9 ग्राम, सॉरी 88.9 ग्राम ऑक्सीजन है तो 11.1 ग्राम हाइड्रोजन है. ठीक है. यहां पर क्या कहता है? 63.15 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36.85 ग्राम नाइट्रोजन है. किसको फिक्स करना है बताओ? चलो हाइड्रोजन को फिक्स कर लेते हैं. हाइड्रोजन को 1 ग्राम कर लेते हैं. हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ये कितना हो गया? करो. 88.90 डिवाइडेड बाई 11.10, 8 आ गया, 8 ग्राम आ गया. ठीक है. यहां पर तो 1:8 की रेशो आ गई हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. ठीक है ना? ओके. अब यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना हुआ? ये 1 ग्राम, तो नाइट्रोजन कितना हुआ? 4.66 ग्राम. अब हमने क्या किया था? इसको हमने फिक्स कर लिया हुआ है. ठीक है ना? तो यहां पर हमें क्या मिला? इसको जब फिक्स किया तो हमने H और O का रेशो निकाल दिया और H और N का निकाल दिया. H और N कितना आ गया? 1:4.66. 4.66 क्या होता है? 4.66 इज 14/3. 1:14/3. ठीक है. क्लियर? सो अब रेशो किससे? हमने उल्टा किया है ट्रायंगल. ये H वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये फिक्स, इसको हमने फिक्स किया है. राइट. अब यहां पर देखो O और N में क्या रेशो आ गई? भाई ये ऐसे है, इसको अगर H, ठीक है, O N, इसको हमने करा है फिक्स. ठीक है. H और O में रेशो क्या आई? 8:1, यही आई. ठीक है. और N और H में क्या रेशो आई? 14/3:1. ठीक है. सो O और N में क्या आ गया? इन दोनों से 8:14/3. इसको कैसे लिख सकते हैं? 24:14 या 24/14, ये आ गया. अब O और N में क्या रेशो है वो भी निकाल लो. O कितना है?
और एन में इस केस में ये 63.15 है और ये 36.85 है। सो अगर मैं एन को 1 करता हूं तो ये क्या आ गया 63.15 डिवाइड बाई 36.85 कितना हुआ 1.71। ठीक है, और ये कितना आया 24/14 को हम क्या बनाएंगे, इसका भी ले लो, ये भी 1.71 है। सो सेम आ गया रेशो, दैट मीन्स 1.71 is to 1.71, 1:1 का रेशो आ गया सेम। तो यानी कि दिस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस इज वैलिड है। मान लो कार्बन ये है, सल्फर ये है, ऑक्सीजन ये है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% ऑफ कार्बन, 27.27 ग्राम, ये तो कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना बचा 72.73 ग्राम। सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 50% सल्फर, यानी कि 50 ग्राम सल्फर है, 50 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बना इसका सल्फर डाइऑक्साइड, ये बना इसका कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है 15.79 ग्राम कार्बन है, तो ये कितना बचा 84.21 ग्राम सल्फर है। सल्फर को फिक्स कर लो। सो लेट अस से दिस इज 1 ग्राम, तो ये भी 1 ग्राम, ये क्या आ गया 1:1 आ गया। ठीक है, अब ये अगर 1 ग्राम है तो ये क्या आ गया 15.79 डिवाइडेड बाई 84.21 ग्राम, 0.1875। तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया हमारा, अगर सल्फर को 1 लिया 1:0.1875। ठीक है, तो यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन में कितना आ गया, सल्फर को हमने फिक्स कर दिया था, तो कार्बन का यहाँ पर कितना है 0.1875 और ऑक्सीजन का कितना है 1, यही है। 0.1875 को कैसे लिख सकते हो 15/80, सो ये है 15/80 इज टू 1, यही है। ठीक है, तो यानी कि इसकी रेशो क्या है 15/80। ओके, अब इसकी देख लो कितनी आएगी, 1 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी है 72.73 डिवाइडेड बाई 27.27, ये कितना आया 1:2.667। 2.667 क्या होता है 8/3, सो 1:8/3 या 3:8 कह लो इसको, या 3/8 हो गई। तो वो कितनी थी 15/80 और ये कितनी है 3/8 या 30/80 कह लूँ, सो 15/30 यानी कि 1:2 की रेशो आ गई। तो यानी कि हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस यहाँ पर एग्रीमेंट में है। ठीक है, क्लियर। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में P और Cl है, तो मैंने फॉर्मूले के मतलब ही नहीं, भाई वैसे तो PCl3 होता है। ठीक है, तो फास्फोरस है, क्लोरीन है और यह हाइड्रोजन है। P और H बना रहा है PH3, H और Cl बना रहा है HCl, P एंड Cl बना रहा है PCl3। PCl3 में फास्फोरस 22.57 ग्राम, क्लोरीन 77.43 ग्राम, HCl में कितना लिया था 97.23 ग्राम क्लोरीन और हाइड्रोजन वाज 2.77 ग्राम। PH3 में फास्फोरस वाज 91.18 ग्राम, हाइड्रोजन वाज 8.82 ग्राम। इसको कर दो फिक्स, हाइड्रोजन को 1 ग्राम कर दो। फॉस्फीन में आया तुम्हारा 91.18 डिवाइडेड बाई 8.82, 10.33 इज टू 1। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप
31/3 is to 1। हाइड्रोजन को फिक्स किया है तो पहले PH3 और HCl को करना है। ये 1 है, ये 35.10 आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से तुम्हारा P और Cl में क्या आ गया? 35.10। सो ये आ गया 1:3.39। अब इसका करो थर्ड वाले का। हाँ, 1:77.43 डिवाइडेड बाई 22.57, 1:3.43। तो ऑलमोस्ट इक्वल है 3.39 और 3.43। अगर राउंड ऑफ करेंगे 3.4 और 3.4 है दोनों। ठीक है, तो 1:1 की रेशो आ गई। हो गया। ये Cb2 बना रहा है। ठीक है, A जो है 61.8 ग्राम ऑफ A, 61.8 ग्राम ऑफ A combines with 80 ग्राम ऑफ B and 30.9 ग्राम ऑफ A combines with 106.5 ग्राम ऑफ C। अब इन पहले तो A, C और B की रेशो इन दोनों से निकाल लो। C, इसको बाद में हैंडल करेंगे। C और B को फिक्स आपने A को फिक्स कर दो यहाँ पर, क्योंकि Cb2 को हम थोड़ा बाद में इसकी कलाकारी करेंगे, तो C और B को इधर ऐसे रहने दो। अब A को 1 ग्राम फिक्स कर दो। 80/61 1.3 के करीब आ गया ये, 1:1.29। अब इधर भी फिक्स कर दो 1। हाँ 1:106.5 डिवाइडेड बाई 30.9, ये कितना आ गया? ठीक है, तो इसमें क्या आ गया तुम्हारा? C और B का रेशो कितना आ गया? यहां से C और B का रेशो कितना आ गया? 3.446:1.29। तो ये आ गया तुम्हारा 2.67:1। 2.67 को क्या लिख सकते हो? 8/3। सो 8:3 की रेशो आ गई। हाँ, C और B की। अब C और B की डायरेक्ट तरीके से निकालो। Cb2 बना रहा है, C का कितना है? 35.5 और B2 कितना है? 6.6 into 2 13.2। भाई ऐसे ही निकाल दो ना, सीधा एटॉमिक वेट दे रखा है इसमें, तो वेट की जरूरत ही नहीं, सिंपल दे रखा है। अब C और B की रेशो इसमें क्या आ गई? 35.5:13.2। यहां हम कह सकते हैं 35.5 डिवाइड बाई 13.2:1, 2.68:1। ये भी अप्रोक्सीमेटली वही आ गई उतनी, 8/3:1, 8:3। सेम है, 1:1 का रेशो आ गया। सो देयरफॉर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज ओबेड। ठीक है, क्लियर? गुड। अब एक और भगवान। सो फाइनल लॉ, पांचवा लॉ है, ये सिंपल है। ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अभी तक तो हमने मास की बात की है, यह वॉल्यूम की बात की है। तो इसने क्या किया, गे-लुसाक ने, इसने गैसेस पर एक्सपेरिमेंट किए एंड ही फाउंड दैट जो गैसेस हैं जो कंबाइन होती हैं, दे कंबाइन इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और स्टीम बना रही है। ठीक है, तो इसने कहा कि ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया, ये हमेशा 2 वॉल्यूम ऑफ स्टीम बनाएगी, यानी कि 1:1:2 की रेशो में। सिंपल रेशो है। तो ही सेड, उसने नॉर्मली बात की रिएक्टेंट्स की। ही सेड जो रिएक्टेंट्स हैं, जो गैसेस हैं, दे कंबाइन इन ए सिंपल रेशो एंड इफ प्रोडक्ट इज आल्सो गैस, देन दैट प्रोडक्ट इज आल्सो इन सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम। सिर्फ गैसेस वॉल्यूम में कंबाइन करती है। ठीक है, सो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का लोगे, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेंगे? 2 वॉल्यूम स्टीम के। स्टीम गैस की बात हो रही है, स्टीम के गैस की बात हो रही है। ठीक है, राइट।
नाइट्रोजन है N2 प्लस H2, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, बैलेंस करो, इसमें बैलेंस करनी जरूरी है इक्वेशन। वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 volume of hydrogen and form 2 volumes of ammonia gas. 1:3:2 की रेशो। तो यही गेल-स्टोक्स लॉ और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये यही कह रहा है। When gases react together, they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the product if these are also gases. Provided एक condition है इसमें, all the measurements of volumes are done under similar conditions of temperature and pressure.